नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपनी इस वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो आपका केवीएस, एनवीएस, जी ट्रिपल एस बी, चाहे वो आपका टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, सभी के सभी एग्जाम्स में एक कॉमन पॉइंट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका आरटीई एक्ट 2009। तो आज की इस क्लास में काफी डिटेल में और इससे बेहतर आज तक कहीं नहीं कभी नहीं वाली क्लास होगी ये, कि आज आपको आरटीई एक्ट 2009 में पूरा फैक्चुअल और पूरा जितना भी डेटा आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे वगैरह का क्वेश्चन अभी आप में से देखो कमेंट आना शुरू हो जाएगा, सर कितने घंटे हैं, सर कितने दिन काम करना है, सब एक एक बात कि आपका आरटीई एक्ट कैसे बना, कहां बना, क्यों बना। तो आरटीई एक्ट की कंप्लीट जानकारी जो है वो आपको आज की इस वाली क्लास में मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सब तक शेयर करना है। और सबसे पहले कोई लिखेगा नहीं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, आप वहां से उठा लीजिएगा। अभी फिलहाल आर टी ई एक्ट 2009 शुरुआत होती है। आरटीई एक्ट 2009 ये हुआ आपके टॉपिक का नाम। पहला क्वेश्चन, पूरा नाम क्या है आरटीई एक्ट का? पूरा नाम तो लिखिएगा, पूरा नाम। एक एक चीज इसकी आज ऐसा पढ़ेंगे आरटीई एक्ट कि कोई भी बात इसकी छूटेगी नहीं आपसे। राइट टू फ्री and compulsory, right to free and compulsory education act, right to free and compulsory education act 2009 ये हुआ इसका पूरा नाम। पूरा नाम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल सॉरी एक मिनट राइट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब यहां पे एक शब्द यूज हुआ है बेटा, चिल्ड्रन। अब आप सोच रहे होगे कि सर चिल्ड्रन हम किनको बुलाते हैं? तो जो आपका आरटीई एक्ट है ये एज ग्रुप इसने क्या दिया, तो एज जो है इसने वो 6 से 14 साल। आपको अभी तक इतना आपने बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया गया होगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात हुई है। लेकिन ये आपका एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए जो एज डिफाइन की गई थी, ये एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए थी। अगर बच्चा स्पेशल है तो 6 से 18 साल स्पेशल के केस में इसके लिए एज रहेगी। स्पेशल जो बच्चे होंगे जिनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए होगा उनके लिए जो एज डिफाइन की गई थी वो थी 6 से 18 साल तक के लिए। 6 से 18 साल तक के बच्चे को स्पेशल में और 6 से 14 साल नॉर्मल बच्चे के लिए। ये आपका जो आरटीई एक्ट 2009 था ये बनके तैयार हो गया था 2009 में, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ, यानी कि ये लागू प्रभावी कब से हुआ, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपका जो एक सत्र होता है, जो आपका एक नया सत्र चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से। ये बनके तैयार हुआ था 2009 में, लेकिन तो इसका यानी कि जब नया सत्र चालू हुआ तब से इसको अप्लाई किया गया, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को ये इन्फोर्समेंट में आया। अब आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था जब आपका आरटीई एक्ट लागू किया गया? तो आरटीई एक्ट लागू किया गया उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपके प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय पे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पीएम। फिर पूछता है कि प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे जब आपका आरटीई एक्ट लागू हुआ? वैसे एग्जाम में प्रेसिडेंट तो ना के बराबर संभावना है, लेकिन फिर भी जान लो उस समय आपकी जो प्रेसिडेंट थी महिला थी डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल या डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिनका पूरा नाम है वो आपकी तत्कालीन राष्ट्रपति महोदया थी। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल उस समय आपकी तत्कालीन राष्ट्रपति थी। क्या क्या चीजें हैं आपके आरटीई एक्ट में? तो जब आपका आरटीई एक्ट तैयार हुआ तो इसमें टोटल एक ये शेड्यूल है, कंप्लीट एक शेड्यूल है आपका आरटीई एक्ट, जिसमें टोटल 7 चैप्टर हैं और उन 7 चैप्टर के अंदर 38 सेक्शन है। आरटीई एक्ट एक शेड्यूल है जिसमें 7 चैप्टर है, यानी कि टोटल 7 पार्ट हैं और 38 सब टॉपिक्स हैं उन चैप्टर्स के अंदर। यानी कि 7 चैप्टर्स में 38 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपको बस इतना ध्यान में रखना है।
चलो अगले पेज पे आते हैं बेटा, तो लिख लीजिएगा आरटीई एक्ट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें हैं आपके आरटीई एक्ट में। आरटीई एक्ट इंक्लूड्स यानी कि ये शामिल करता है, आरटीई एक्ट शामिल करता है एक शेड्यूल, एक शेड्यूल है, इसमें 7 चैप्टर है और 38 सेक्शन है आपके आरटीई एक्ट में। जो आपका ये आरटीई एक्ट आया था, ये 86th अमेंडमेंट था संविधान का, 86th अमेंडमेंट है आपके संविधान का आरटीई एक्ट। 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था आपका 86th अमेंडमेंट, और आर्टिकल 21A में ये शामिल है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहां पे आता है, तो ये आता है आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में आता है आपका राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि वहीं पर आपका आरटीई एक्ट उसी के प्रावधानों में आया है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लाने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश है। विश्व का कौन से नंबर का देश है आपका भारत, जिसने सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पारित किया। तो भारत 135वां देश है, इंडिया 135वां देश है, 135वां देश है आरटीई लाने वाला। आरटीई लाने वाला 135वां देश है आपका भारत। चलिए, तो इतनी बातें बेटा आपको क्लियर हुई कि भारत 135वां देश है आरटीई लाने वाला। 86th अमेंडमेंट 2002 से आपका इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 21A, जिसमें अब बात होती है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। जो आपका आरटीई एक्ट है, इसमें एक शेड्यूल, 7 चैप्टर और 38 सेक्शन है। अब इसके बाद एक एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये तो बात हो गई बेटा फैक्ट की कि क्या क्या फैक्ट आते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को ये जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, 7 चैप्टर पढ़ने हैं और 38 सेक्शन पढ़ने हैं। 38 सेक्शन और 7 चैप्टर पढ़ने हैं। शुरुआत करेंगे आज की क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 आप पूरे YouTube छान मारोगे, इससे डिटेल में आपको किसी ने कहीं नहीं पढ़ाया होगा। तो जो चैप्टर 1 है, ये आपका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन है, जो परिचय बोलते हो आप, इंट्रोडक्शन। आरटीई एक्ट से आपका परिचय कराया गया है चैप्टर 1 में, इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना है इसमें। जो आपका चैप्टर 1 है, इसमें आपके आते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके 2 सेक्शन। सेक्शन 1, सेक्शन 1 आपको नाम डिफाइन करता है कि क्या है आपका आरटीई एक्ट का पूरा नाम। पूरा नाम बताता है आरटीई एक्ट का कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे आएंगे। तो ये आपको बताता है इसका पूरा नाम कि आखिर इसका नाम क्या है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट क्यों कहा गया, कितने एज ग्रुप के बच्चे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो सेक्शन 1 में है पूरा नाम, और साथ ही साथ इसमें एक बात और बताई गई कि यह अधिकार धार्मिक संस्थान पर काम नहीं करेगा। यानी कि जो आपका राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, एक्ट है, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेगा। थोड़ा बहुत प्राइवेट पे भी इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान का मतलब क्या हुआ कि जो आपका गुरुद्वारा हो गया, जहां पे आपको सिख धर्म से रिलेटेड शिक्षा मिलती है, आपका मदरसा हो गया जो कि एक धार्मिक संस्थान चलाते हैं, जहां पे आपको धर्म से रिलेटेड आपके जो आपका धर्म है उससे रिलेटेड जो शिक्षा मिलती है वो आपको आपके धार्मिक संस्थानों में मिलती है। तो उनके ऊपर ये आरटीई एक्ट नहीं लागू होगा, यानी कि यह धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। यह धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। आरटीई एक्ट आपका जो है ये आज भी धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं है। क्लियर बात। इसके बाद आता है बेटा आपका सेक्शन नंबर 2। सेक्शन जो 2 है आपका, ये इसमें परिभाषाएं, सॉरी 8 लिख दिया। सेक्शन 2 में आपका परिभाषा दी हुई है। क्या दिया हुआ है? परिभाषा दिया गया है स्पेशल शब्दों की। जैसे मान लिया कहीं पर EWS लिखा है, परिभाषा, ठीक है। परिभाषा किसकी परिभाषा? जो टर्म्स यूज किए गए हैं, जैसे
एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि जैसे कहीं पर लिखा है CWSN, तो आपको इसको समझना आएगा। तो उसने इस शब्द को यहीं पे परिभाषित किया कि CWSN का मतलब हुआ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। EWS उसने लिख दिया कहीं पे, EWS तो जिनकी भी इनकम 2.5 लाख से कम होगी उनको EWS बोला जाएगा। तो ऐसे ही परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग टर्म्स की, जो कि आपके RTE एक्ट में शामिल किया गया है। नॉर्मल चाइल्ड किसको बोला जाएगा, स्पेशल चाइल्ड किसको बोला जाएगा, EWS किसको बोला जाएगा, CWNS किसको बोला जाएगा। तो जितने भी टर्म्स आपके RTE एक्ट में यूज किए गए हैं उनको इकट्ठा यहां पे परिभाषित कर दिया गया, ताकि आपको कहीं से भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको कोई शब्द लगता है कि क्या इसका क्या मतलब होता है, तो वो आपको सेक्शन नंबर 2 में जाकर के आप उसको पढ़ सकते हो कि हाँ आखिर ये किसके लिए यूज किया गया। तो चैप्टर 1 आपका प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है, जिसमें सेक्शन 1 में पूरा नाम बताया गया है कि इसका पूरा नाम राइट टू चिल्ड्रन विद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा और उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। और लेकिन यह धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा, यह बात भी आपकी सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 जो है आपका, सेक्शन 2 बात करता है परिभाषा की, जो जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं आपके RTE एक्ट में उनको यह परिभाषित करता है कि अगर कोई शब्द यूज हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा। आगे चलेंगे बेटा हम लोग चैप्टर 2 पे। टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं, एक आपने देख लिया। जो चैप्टर 2 है आपका, यह है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, ये किसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, इसके बारे में जो चर्चा हुई है वो आपके चैप्टर 2 में हुई है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई है आपके चैप्टर नंबर 2 में। अब चैप्टर 2 में हमारा सेक्शन नंबर 3 से शुरुआत हुई है। सेक्शन 3 क्या है, इसके बारे में समझना बच्चा लोग बहुत आसान है आपका। इसको अगर आप पॉइंट वाइज पढ़ लेगे ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा, हमेशा समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन 3 है, ये एज डिफाइन किया गया। सेक्शन 3 में आपके लिए एज डिफाइन कर दिया गया कि 6 से एज की बात हुई कि 6 से 14 साल नॉर्मल बच्चों के लिए, स्पेशल के लिए या डिसेबल के लिए, स्पेशल के लिए 6 से 18 इयर्स फॉर स्पेशल चाइल्ड। सेक्शन 3 में आपके लिए एज डिफाइन किया गया। एडमिशन सेक्शन 4, एडमिशन जो होगा आपका एज पर एज होगा। सेक्शन 4 उम्र के आधार पर एडमिशन होगा, उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उम्र के आधार पर प्रवेश का क्या मतलब हुआ कि जैसे बेटा मान लिया कि मैं अभी तक स्कूल नहीं जा रहा था, आज मैं 10 साल का हो गया, तो अब इन्होंने 6 से शुरुआत किया, तो इनके हिसाब से यानी कि जो 6 साल का बच्चा है वो क्लास 1 में होना चाहिए, 7 साल का बच्चा है तो वो 2 में होना चाहिए, 8 साल का बच्चा है तो वो 3 में होना चाहिए, 4 का है 7 8 9 साल का बच्चा है तो वो क्लास 4 में होना चाहिए। अब मान लिया मैंने 6 7 8 तक अपनी स्कूलिंग छोड़ दी, मैंने 6 7 8 स्कूल नहीं गया मैं, अब मैं डायरेक्ट जब 9 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो 9 साल का होने पे जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो ये मुझे 1 2 3 में एडमिशन नहीं देंगे, ये मुझे डायरेक्ट एडमिशन देंगे क्लास 4th में। किस में एडमिशन देंगे, ये 9 साल का अगर मैं हो गया और मैंने एडमिशन लेने की सोची तो ये डायरेक्ट क्लास के एज के हिसाब से मेरी क्लास डिफाइन होगी। मतलब अगर मैं 9 साल का हूं तो मुझे ये एडमिशन दे देंगे डायरेक्ट क्लास 4th में। तो यानी कि जो एडमिशन होगा भाई, अब बिना 1 2 3 पढ़े तो कोई बच्चा पढ़ नहीं पाएगा 4 में, लेकिन रूल इज रूल, इन्होंने ऐसा रूल बना दिया कि अगर बच्चा 9 साल का है तो उसको एडमिशन डायरेक्ट क्लास 4 में दिया जाएगा। तो उम्र के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। जैसे 12 साल का बच्चा है, एग्जाम्पल 12 साल का बच्चा है तो क्लास 7 में एडमिशन मिलेगा डायरेक्ट। 12 साल का बच्चा है तो क्लास 7 में एडमिशन मिलेगा, भले उसने 1 2 3 4 5 6 ना पढ़ा हो, तब भी 12 साल के बच्चे को क्लास 7 में ही एडमिशन दिलाएंगे। तो ये उम्र के आधार पर दाखिले की बात हुई है। अगला जो आपका आता है वो है आपका सेक्शन 5, 3 4 5। हाँ, तो अगला है आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है कि बच्चे को टीसी, तत्काल टीसी मिलनी चाहिए, तत्काल यानी कि तुरंत। बच्चा अगर चाहता है कि वो स्कूल छोड़ दे आपका तो तत्काल उसको टीसी दिया जाना चाहिए। तत्काल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है
वो बच्चा जब चाहे ले सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज ही स्कूल उसको, जैसे मान लिया कि प्रिंसिपल साहब छुट्टी पे हैं, प्रबंधक महोदय कहीं छुट्टी पे हैं, मतलब जिसके भी स्टैम्प सिग्नेचर की जरूरत होती है वो नहीं अवेलेबल है, तो आप बहाना बनाकर भी बच्चे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन तक उसकी टीसी नहीं देंगे, लेकिन 7 दिन के भीतर भीतर उसको आपको टीसी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है अगर बच्चे ने कंप्लेन कर दी तो इसमें आपका जो चैप्टर 2 है, इसमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई है। एज इसमें आपकी डिफाइन की गई है सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 में उम्र के आधार पर आपको दाखिला मिलेगा। सेक्शन 5 कहता है कि बच्चे को तत्काल टीसी चाहिए तो उसको तत्काल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 7 दिन टरका सकते हो, 7 दिन से ज्यादा आप उसको नहीं टरका पाओगे। इसके बाद आता है आपका बेटा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3, अब चैप्टर 3 बात किसके बारे में करता है? ये बात करता है ड्यूटीज के बारे में। किस बात करता है ये? किसके बारे में? ये बात करता है बेटा ड्यूटीज के बारे में। किसके बारे में? ड्यूटीज। तो यहां पे ये बात करता है पेरेंट्स की ड्यूटी, कि मम्मी पापा की क्या जिम्मेदारियां हैं किसी बच्चे के प्रति। लोकल बॉडी यानी कि जो आपकी ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान जो भी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। लोकल गवर्नमेंट की यानी कि आपके स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, जो वहां पे लोकल गवर्नमेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये ड्यूटीज की बात करती है, किसकी? पेरेंट्स, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट की ड्यूटी की बात करता है। और आपने सेक्शन पढ़ लिया था सेक्शन 5 तक, तो अब सेक्शन 6 में हमको देखना है कि क्या क्या बातें हुई हैं सेक्शन नंबर 6 में। तो बेटा सेक्शन 6 जो है आपका, ये स्कूल की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइमरी की 1 किलोमीटर और अपर प्राइमरी की घर से स्कूल दूरी, घर से स्कूल की दूरी कि डिफाइन किया है इसने कि बच्चे, भाई शिक्षा बच्चा कब लेगा? अब मान लिया कि 15 किलोमीटर दूर स्कूल है, बच्चा अभी 6 साल का है, अब भाई मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है तो या तो वो बच्चे को घर पे बैठा देंगे, अकेले उसको जाने नहीं देंगे, तो यानी कि बच्चे शिक्षा जो है वो बच्चे से कहीं ना कहीं डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाएगी। तो घर से जो स्कूल की दूरी है वो प्राइमरी के लिए इन्होंने बोला कि प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर के भीतर बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए। अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर, अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर के भीतर बच्चे को, क्योंकि अपर प्राइमरी में जब बच्चा पहुंचेगा तब तक वो इतना काबिल हो जाएगा कि वो 3 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है। तो प्राइमरी 1 किलोमीटर और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के भीतर बच्चे के लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। सेक्शन 7 की बेटा अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 7 आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो फंडिंग है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 7 बात करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी के बारे में। सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट, सेंट्रल का रेशियो स्टेट में, तो जो भी पैसा खर्चा होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, मान लिया कहीं पर एक नया स्कूल खोलना है तो जो भी लागत आएगी नॉर्थ स्टेट्स में, मतलब आपका जो उत्तर के स्टेट्स हो गए, बाकी जो स्टेट्स हो गए, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी वो 60 रुपए और जो स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी वो 40 रुपए। यानी कि 100 रुपए में अगर स्कूल बनके तैयार हो रहा है तो 60 रुपए केंद्र सरकार देगी, 40 रुपए आपको उसमें राज्य सरकार देगी एक स्कूल के खर्चे में। और अगर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, बस एक एक्सेप्शन इसमें यह आता है कि अगर स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट का, तो जो रेशियो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो C/S का रेशियो है ये थोड़ा बढ़ जाता है। ये थोड़ा बढ़ के कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 90:10 का रेशियो हो जाता है। कितना? 90:10 हो जाता है। जो टोटल खर्चा है, खर्चा का जो रेशियो है वो 90:10 हो जाता है। सेंट्रल और स्टेट का जो रेशियो है 60:40 हो जाता है। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनका जो रेशियो है यहां पे केंद्र सरकार 90 रुपए देती है, 10 रुपए आपका राज्य सरकार खर्चा करती है। अदर स्टेट्स में 60 रुपए आपका केंद्र सरकार देती है, 40 रुपए आपका राज्य सरकार देती है। तो ये आपका सेक्शन 7 में खर्चों के बारे में बात हुई है। सेक्टर 8 में सेक्शन 8 में आपकी जो बात हुई है वो बात हुई है कि गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं, कैसे बच्चों को स्कूल ले जाने में वो कैसे कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो यहां पे सरकार की जिम्मेदारियां हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी कि सरकार कैसे शिक्षा में प्रोत्साहन लाएगी, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कूल में इनरोल कराएगी, ये सारी बातें सेक्शन 8 में है। सेक्शन 9 में आपकी जो लोकल बॉडीज, जो आपकी ग्राम पंचायत वगैरह है, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इसकी बात हुई है सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन 9 में बात हुई है
लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी, जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और जो लोकल अथॉरिटीज है, लोकल बॉडी की जिम्मेदारी, लोकल बॉडी की जिम्मेदारी बच्चे के शिक्षा के प्रति। एग्जाम्पल ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और अलग अलग से ऐसे समूह भी बनाए गए थे बेटा जो शिक्षा को लेकर के, बच्चों के एडमिशन को लेकर के, इंश्योर करने को लेकर के बात करती थी। तो उनकी जिम्मेदारियां भी इसी सेक्शन 9 में आ जाती हैं। फिर सेक्शन जो 10 है आपका, वो पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है अपने बच्चे के शिक्षा के प्रति। वो कभी उनको चाइल्ड लेबर में नहीं इनरोल कर सकते, बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। छोटे बच्चों से इसीलिए तो रोक लगा दिया गया कि वो काम नहीं कर सकते, चाहे काम नहीं करेंगे तो पढ़ाई करेंगे। तो यहां पे सेक्शन 10 में बात हुई है पेरेंट्स ड्यूटी की, यानी कि मम्मी पापा की क्या जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चे के प्रति, उसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन जो 11 है आपका, वो आंगनवाड़ी की क्या ड्यूटी है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 11 जो है वो आंगनवाड़ी के कर्तव्यों की बात करता है। आंगनवाड़ी में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उनकी बच्चों को स्कूल भेजने में प्राइमरी बेसिक जो फाउंडेशनल एजुकेशन है आपकी, उसको इंश्योर करने में उनका क्या रोल रहेगा, आंगनवाड़ी का योगदान, इसके बारे में बात किया गया है सेक्शन 11 में। तो आप अगर यहां से क्लियर देखो तो चैप्टर 3 में ड्यूटीज की बात हुई है, पेरेंट्स, लोकल बॉडी और लोकल गवर्नमेंट की। जो इसमें सेक्शन है वो आपका 6 से लेकर के और आपका सेक्शन 11 तक, सेक्शन 11 तक आपका आता है चैप्टर नंबर 3 में। अब यहां से जो मेन चैप्टर आपका आता है वो है आपका चैप्टर नंबर 4। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक आपका ये पैसे वाला भी इंपॉर्टेंट है कि 60:40 का रेशियो रहता है, अदर स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में 90:10 का रेशियो है। चैप्टर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका ये चैप्टर है। सेक्शन 11 तक आपने पढ़ लिया। चैप्टर 4 में बात क्या है, चैप्टर 4 में बेटा बात है ड्यूटी ऑफ स्कूल एंड टीचर, ड्यूटी ऑफ स्कूल एंड टीचर, ड्यूटी ऑफ स्कूल एंड टीचर यानी कि शिक्षक और स्कूल का कर्तव्य की बात हुई है चैप्टर नंबर 4 में। सेक्शन 11 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहां पे बात होगी शुरू कहां से, सेक्शन नंबर 12 से। सेक्शन नंबर 12 है 25% जो रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मिलेगा, ये बात कही गई सेक्शन 12 में। 25% रिजर्वेशन, 25% आरक्षण मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको। तो 25% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 25% सीट्स में रिजर्वेशन मिलेगा। सेक्शन 13 में बात किया गया है कि कोई भी विद्यालय जो राइट अंडर आरटीई एक्ट विद्यालय फीस नहीं ले सकता है। सेक्शन 13 के तहत नो फीस, विद्यालय फीस नहीं ले सकते। अगर फीस लेते पाए गए तो आपको क्या होगा, मुआवजा देना पड़ेगा भाई साहब, पेनाल्टी लग जाएगी। तो गलती से भी फीस लेने की कोशिश ना करिएगा। सेक्शन नंबर जो 14 है आपका, वो हर्जाना है, अगर फीस ली तो उसके बारे में बात हुई है, पेनाल्टी हर्जाना अगर फीस ली। अभी देखना और ज्यादा, हर्जाना अगर फीस ली तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 15 की बात करते हैं। सेक्शन 15 की अगर बेटा बात करें तो इसमें लास्ट डेट, जैसे आपका जो सत्र है इसको इधर समझना, आपका सत्र शुरू होता है अप्रैल तक, अप्रैल से, और एक छमाही जो होता है आपका वो चलता है सितंबर तक, और अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक चलता है आपका एक छमाही, यानी कि अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च, इस तरीके से चलता है। तो यहां पे अगर आप देखो तो लास्ट डेट आपका एक छमाही पूरा होने का मतलब होता है कि 30 सितंबर को आप एक क्लास का आधा सिलेबस पढ़ चुके हो। तो भाई इससे अगर देर में एडमिशन, आप कोई भी विद्यालय इसके बाद एडमिशन नहीं ले सकता है। तो लास्ट डेट जो ऑफ एडमिशन है वो पहले से बता दिया गया है कि जो लास्ट डेट होगी एडमिशन की वो 30 सितंबर होगी। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन वो होगी आपकी 30 सितंबर। 30 सितंबर लास्ट डेट होती है आपकी
एडमिशन की, इसके बाद स्कूल आपको डिनाई कर सकता है एडमिशन लेने के लिए। सेक्शन 16 जो है आपका वो नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में बात करता है, हालांकि अब वो हटा दिया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है कि हम 6 से 14 साल तक के किसी बच्चे को कभी भी फेल नहीं कर सकते हैं, बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब ये सेक्शन 16 आपका चेंज कर दिया गया है, अगर अब आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आएगी तो आप भाई साहब फेल भी कर सकते हैं आप बच्चे को, जिसको हम लोग नो डिटेंशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसमें लिखा है, लिखिएगा इसको, बच्चा फेल नहीं होगा, बच्चा फेल नहीं होगा। और इस पॉलिसी का नाम याद रखना, एनडीपी, नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन, गड़बड़ हो गया, नो डिटेंशन, नो डिटेंशन पॉलिसी। बच्चा फेल नहीं होगा, आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, लेकिन 2019 में इसे बदल दिया गया, 2019 में इसे बदल दिया गया, बदल, यहां पे स्टार बना के लिखना कि 2019 में इसे बदल दिया गया है। अब आप बच्चे को फेल भी कर सकते हैं, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है तो उसे दोबारा री एग्जाम का इसमें डाल दिया गया कि आप बच्चे का दोबारा एग्जाम लीजिए, लेकिन जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं करता है तब तक हम बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये हो गई बात आपकी सेक्शन 16 की। अब बात करेंगे सेक्शन 17 की, कि बच्चे को हम कोई भी शारीरिक पनिशमेंट नहीं दे सकते, शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते, और ये अभी हटा नहीं है, तो इसका बेटा खास ख्याल रखना सेक्शन 17 का। किसका? सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 17 क्या बात कहता है कि नो पनिशमेंट, इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट, कोई भी किसी भी प्रकार की, चाहे फिजिकल हो और मेंटल, ना तो आप बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं, ना, यानी कि मानसिक रूप से आप कैसे प्रताड़ित करते हो भाई? अपने शब्दों के जरिए, कि बच्चे को कुछ अब्यूजिव बोल दिया, बच्चे को जो चीजें नहीं, उसके कल्चर के बारे में बोल दिया, उसके फैमिली के बारे में कुछ बोल दिया जो बच्चे को हर्ट करता है, तो वो मेंटल टॉर्चर होता है। और डंडा उठा के पीट देना, काट देना, जैसे आप कुछ नहीं, गलती से गलत रूल पढ़ा रहा था, नहीं बताऊंगा, फिजिकल, ठीक है, तो फिजिकल रूप से भी आप बच्चे को कोई भी कभी भी प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो नो पनिशमेंट जो आपका बोला गया है, ये सेक्शन नंबर 17 में बोला गया है। और सेक्शन 18 की बात करें तो ये है सबसे बढ़िया, जिन लोगों को विद्यालय खोलना है, जिनको लग रहा है सर अगर नौकरी नहीं मिली तो विद्यालय खोल देंगे, तो भाई साहब आप एक चीज याद रखिएगा कि मान्यता के बिना विद्यालय नहीं खोला जा सकता है। मान्यता प्राप्त ही होना चाहिए आपका विद्यालय, मान्यता के बिना विद्यालय नहीं चला सकते हैं आप, मान्यता के बिना विद्यालय नहीं होगा। अगर इन केस आप पकड़े गए तो जुर्माना देखो जरा, 10,000 प्रतिदिन। अगर आपका विद्यालय, मान लिया मैंने 1 अप्रैल को खोला, 1 अप्रैल को मान लिया कि मैंने विद्यालय खोला और 30 अप्रैल को मेरा विद्यालय पकड़ गया, तो 10,000 रुपए के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 30 को गुणा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितना रुपया आपको सिर्फ जुर्माना में देना पड़ जाएगा। 3 दिन में ही 30,000, 30 दिन में लगभग 30 लाख रुपए के आसपास आपको 1 महीने का जुर्माना देना पड़ेगा। तो भाई साहब ये गलती मत करिएगा कि अभी विद्यालय खोलिएगा तो पहले भाई साहब अपील है, मान्यता जरूर ले लीजिएगा बेटा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा फाइन लग दिए हैं, सही भी है। तो 10,000 रुपए पर डे का फाइन है अगर आप गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाते हैं। इसको यहां पे लिख लीजिएगा कि ये क्या है, नहीं तो कहोगे सैलरी मिलेगी सर क्या इतनी, नहीं भाई, ये फाइन है, 10,000 रुपए पर डे फाइन है अगर आपका विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है। तो सेक्शन 19 पे हम लोग पहुंच गए। सेक्शन 19 की किसी विद्यालय को खोलने के लिए क्या क्या, कितने जमीन जरूरी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, यानी कि विद्यालय खोलने के लिए शर्तें जो हैं, विद्यालय खोलने के नियम, कि आपको कभी भी अगर विद्यालय बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, तो जिसको आप बोलते हैं स्कूल नॉर्म्स फॉर स्कूल है, वो सेक्शन 19 में आपका आता है। टीचर की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी चीजें आपके सेक्शन 19 में स्कूल को बताई जाती है। सेक्शन 20 सरकार अपने आप को हमेशा स्पेशल बनाती है, तो
सेक्शन 20 भी है, सरकार ने भैया अपने लिए बनाया है कि सरकार जब चाहे नियम बदल सकती है अपनी सुविधा अनुसार। सरकार नियम बदल सकती है। सरकार भाई अपना सुरक्षा लेके चलती है कि हम जब चाहें तब, जो चाहें तो, जो जॉन मोन तौन, जैसा मन करे वैसा। ठीक है, तो सेक्शन 20 आपका सरकार के पास पावर है नियमों को बदलने का। सेक्शन 21 में बात किया गया है कि एसएमसी बनाना है अपर प्राइमरी के लिए। सेक्शन 21 ये आपसे एग्जाम में बेटा पूछा भी जा चुका है कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ये बना, जो हर विद्यालय के लिए जरूरी है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। सेक्शन 21 एसएमसी बनाना है अपर प्राइमरी के लिए, स्कूल मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, एसएमसी बनाना है अपर प्राइमरी के लिए। किसके? अपर प्राइमरी के लिए एसएमसी बनाना है, जो कि स्कूल की व्यवस्था से रिलेटेड सारा काम देखेगी। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बनाना है अपर प्राइमरी के लिए सेक्शन नंबर 21 में। और सेक्शन नंबर जो आपका 22 है वो कहता है एसडीएमसी बनाना है सीनियर सेकेंडरी के लिए। सीनियर सेकेंडरी के लिए स्कूल डेवलपमेंट मैनेजिंग कमिटी। सेक्शन 22 एसडीएमसी सीनियर सेकेंडरी के लिए एसडीएमसी बनाना है सीनियर सेकेंडरी के लिए। जो सीनियर सेकेंडरी वाले विद्यालय होंगे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, अपर प्राइमरी वाला आपसे पूछ सकता है। एसडीएमसी वैसे बहुत रेयर है आपसे पूछना, लेकिन इसको भी याद रखिएगा। स्कूल डेवलपमेंट मैनेजिंग कमेटी आता है आपका सेक्शन नंबर 22 में। अब इसके बाद बेटा आता है आपका सेक्शन नंबर 23। जैसे इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि किसी भी स्कूल में जो अध्यापक रखे जाएंगे उनकी मिनिमम योग्यता क्या होना चाहिए, तो शिक्षक की योग्यता कि बीएड बीटीसी 2 साल का प्रशिक्षण होना चाहिए। शिक्षक योग्यता की बात किया गया है। टेट सीटेट पास होना चाहिए, सुपर टेट पास होना चाहिए, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए। तो यानी कि शिक्षक योग्यता की मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ वो टेट और सीटेट पास होना चाहिए। तो शिक्षक योग्यता की जो बात है वो सेक्शन नंबर 23 में बोला गया है। सेक्शन 24 है एक अध्यापक का की कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटी ऑफ अ टीचर, वो बताया गया है सेक्शन नंबर 24 में बताया गया है आपको ड्यूटी ऑफ अ टीचर। ड्यूटी ऑफ ए टीचर बताया गया है, शिक्षक की भूमिका कि वो एक सुविधादाता होगा, वो एक मार्गदर्शक होगा, वो एक सहयोगकर्ता होगा जो बच्चे को सहयोग करेगा, सुविधा देगा। जितनी भी जिम्मेदारियां हैं आप सबको मैंने पहले ही बताया था, जिम्मेदारियां रोल ऑफ अ टीचर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वहां से देखिएगा कि ड्यूटी ऑफ अ टीचर आपका आता है सेक्शन नंबर 24 में। जो आपका सेक्शन नंबर 25 है वो बात करता है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में दिन भर चला करता है कि सर ये वाली चीज बता दीजिए बस, और तो कुछ नहीं जानना, बस ये बता दीजिए, वो है आपका छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई है। छात्र शिक्षक अनुपात की बात किया गया है यहां पर कि सेक्शन नंबर 25 में। अब टीचर स्टूडेंट रेशियो की अगर बेटा हम लोग वास्तविकता में बात कर लें प्राइमरी में तो 1:30, 1:30, यानी कि एक टीचर होगा 30 बच्चों पे, तो यानी कि 2 टीचर पे 60 बच्चा होना जरूरी है। लेकिन अगर बच्चा होता है 200 प्लस बच्चा होता है तब ये रेशियो थोड़ा सा बदलेगा, तब वहां पे होंगे आपके पास 5 टीचर प्लस 1 हेडमास्टर, 5+1 रेशियो 200 प्लस। अगर बच्चे 200 से ज्यादा हैं, अगर बच्चे 200 से ज्यादा हैं, अगर बच्चे 200 से ज्यादा हैं तो इसमें 5 में से 1 मिनट, तो आपके 5 टीचर मिलेंगे आपको
और एक आपको प्रधानाध्यापक भी मिलेगा, हेड टीचर। तो यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके स्कूल में एक प्रधानाध्यापक भी हो तो आपके यहां कम से कम कितने, आपके यहां कम से कम 200 प्लस बच्चे होना जरूरी है। अब ये बेटा जो रेशियो था ये था आपका प्राइमरी के लिए, ये किसके लिए था, ये रेशियो जो है आपको मैंने बताया ये था प्राइमरी के लिए। लेकिन अगर यही बात हो रही हो अपर प्राइमरी की, अगर अपर प्राइमरी की हम बात करें, अपर प्राइमरी, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो टीचर स्टूडेंट जो रेशियो है वो 1:35 हो जाएगा। यानी कि 35 बच्चों पे एक टीचर रखा जाता है अपर प्राइमरी के स्कूल्स में। अपर प्राइमरी में अगर क्लास में 35 बच्चा है तो उस पे आपको एक टीचर मिलेगा। इसको देख लो बेटा, प्राइमरी में टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:30 है, 2 पे 60, 3 पे 90। लेकिन अगर आपके यहां 200 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो आपको 5 शिक्षक मिलते हैं प्लस एक प्रधानाध्यापक मिलता है, लेकिन बच्चे 200 से जब ज्यादा होंगे तब। इसी सेक्शन में आपके टीचर के घंटों की बात हुई है कि किसी विद्यालय में टीचर को कितने घंटे काम करना है, टीचर आवर्स, टीचर ड्यूटी आवर्स, कि एक हफ्ते में एक शिक्षक को कम से कम कितने घंटे काम करना है, तो वो है 45 घंटे। क्वेश्चन भी आपका रीट में और यूपी टेट में इन सब एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। कि आरटीई एक्ट के सीटेट में भी पूछा जा चुका है कि आरटीई एक्ट के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कम से कम कितने घंटे काम करने हैं, तो 45 घंटे कम से कम एक शिक्षक को काम करना होता है। अब अगर यहीं पे बात आ जाए कि स्टूडेंट आवर्स, यानी कि एक शैक्षिक सत्र में बच्चे को कम से कम कितना घंटा पढ़ाया जाना है, तो प्राइमरी की अगर बेटा बात करें या अपर प्राइमरी की, प्राइमरी की अगर हम लोग बात करते हैं या अपर प्राइमरी की, 800 घंटे, 800 घंटे आपका चलता है प्राइमरी, और अपर प्राइमरी जो चलता है वो आपका चलता है 1000 घंटे। तो 800 घंटे 800 आवर्स इधर हो जाएगा, 1000 घंटे आपका साल में ये चलता है। ये बनता है आपका नियर अबाउट 200 डेज, और ये बनता है आपका नियर अबाउट 220 डेज, 220 दिन आपका चलता है प्राइमरी, सॉरी 200 घंटे आपका प्राइमरी और 220 घंटे चलता है आपका अपर प्राइमरी। तो ये वाला डेटा आपसे एग्जाम में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा। तो आरटीई एक्ट के अनुसार जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है वो होता है 1:30, 2 पे 60। अगर बच्चा 200 से ज्यादा है तो वहां पे 5 टीचर प्लस एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है। अगर आपसे पूछता है कि एक सप्ताह में किसी टीचर को कितने घंटे ड्यूटी करनी होती है, तो वो होता है आपका 45 घंटे। पूरे सत्र के दौरान स्कूल कितने घंटे चलता है, तो कम से कम 800 घंटे या 200 दिन आपका स्कूल चलता है प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, और अगर अपर प्राइमरी है तो कम से कम 1000 घंटे या 220 दिन आपका विद्यालय चलता है। 220 दिन या 1000 घंटे या 220 दिन चलता है। तो ये था आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में अभी तक पूछा गया, सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 26 जो कहता है, अगले पे आ जाइएगा, सेक्शन नंबर 26 जो है आपका, ये कहता है कि 10% से ज्यादा रिक्तियां नहीं रह सकती स्कूल में, मतलब 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रह सकती हैं किसी भी विद्यालय में। वहां पे आपको तुरंत तत्काल अपॉइंटमेंट करना होता है टीचर का। तो यानी किसी विद्यालय में 10% से, हम मुझे लगता है हर विद्यालय में इतनी, इससे ज्यादा खाली हैं अपने यहां, तो है ना, रूल है लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लो। 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रह सकती। दस परसेंट से ज्यादा सीटें खाली नहीं रह सकती, सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 27 कहता है कि जो टीचर है, अगर आप मास्टर साहब बन रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाएंगे ही, आपकी हम जब चाहें तब वहां वहां ड्यूटी लगा सकते हैं। ड्यूटी इन अदर फील्ड्स, यानी कि शिक्षा को छोड़ के भी आपकी ड्यूटी इन अदर फील्ड्स,
या पहले तो बहुत जगह भैया लगा देते थे, लेकिन अब तो कुछ कम कर दिया गया है। तो ड्यूटी इन अदर फील्ड्स, आपको अलग अलग क्षेत्रों में भी, जैसे आपका चुनाव में आपकी ड्यूटी लगती है, इलेक्शन में, कहीं पर बाढ़ आ गई तो रिलीफ चल रहा है, रिलीफ कैंप में, तो वहां पर भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो आरटीई एक्ट के अनुसार कि जो एक टीचर होता है उसकी ड्यूटी अदर क्षेत्रों में भी लगाई जा सकती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है किसी शिक्षक को, वो है ये वाला नियम, सेक्शन नंबर 28 कि नो ट्यूशन, कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं आप, कोई प्राइवेट ट्यूशन क्लास नहीं लेना है, कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते। कोई भी प्राइवेट ट्यूशन आप नहीं चला सकते सेक्शन नंबर 28 के अनुसार। आई बात समझ में? तो इसको याद रखना कि नो ट्यूशंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये हम लोगों ने शुरू किया था सेक्शन 12 से ले और खत्म किया है सेक्शन नंबर 28। तो 12 से लेकर के 28 तक आपका आता है चैप्टर 4, और इसमें स्कूल के बारे में और टीचर के बारे में सारी बातें हुई हैं सेक्शन नंबर 28 में। अब इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 5। क्या आता है इसके बाद? आता है हमारा चैप्टर नंबर 5। छोटा सा अपना ये फिर से एक बार ये चैप्टर है, चैप्टर 5, जो कि बात करता है पाठ्यक्रम के बारे में, क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम की बात करता है, यानी कि पाठ्यक्रम की बात करता है। तो क्यूरिकुलम इन रिटन होना चाहिए, जो आपका पाठ्यक्रम है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये सेक्शन नंबर 28 नहीं, सेक्शन नंबर 29 कहता है। सेक्शन नंबर 29, पाठ्यक्रम लिखित हो, पाठ्यक्रम लिखित हो और समय पे पूरा हो, समय पर पाठ्यक्रम लिखित में हो और समय पर पूरा हो। यह बात है आपकी सेक्शन नंबर 29 में। इसके बाद आता है बेटा आपका सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 29 फिर आ गया क्या? सेक्शन 30। इसमें बात किया गया है कि पेरेंट्स को एक रिजल्ट या आपका रिपोर्ट कार्ड दिया जाना चाहिए, यानी कि आपका जो डेटा है पूरे साल के दौरान का, वो मेंटेन करके रखना भी जिम्मेदारी है किसकी? स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो एक आपका रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड तैयार करे। तो बस यही दोनों सेक्शंस हैं कि पाठ्यक्रम जो है वो लिखित हो और समय पर पूरा हो। सेक्शन 30 कहता है कि रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड भी बच्चे का तैयार किया जाना चाहिए। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5। अगले पे चलेंगे तो अगला है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 में अच्छा बताओ, किसी को पता है कि किसकी बात की गई है चैप्टर 6 में? चैप्टर 6 में बात हुई है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण का कानून जो है वो आपके चैप्टर नंबर 6 में आता है। सेक्शन 30 तक हम लोगों ने पीछे खत्म किया। अब यहां पे आपका स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर 31 से। क्या है भाई सेक्शन 31? कोई चीज बताओ, कोई बताओ सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है कि बच्चों के लिए एक कमीशन का गठन हो जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट एंड नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन। इसका गठन होना चाहिए स्टेट एंड नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन का गठन हो, नेशनल एंड स्टेट एंड नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन का गठन हो, यानी कि एसएनसीपीसी का गठन होना चाहिए।
अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो यहां पे आकर के शिकायत कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसके किसी अधिकार का हनन हुआ है तो वो SNCPC में आके, इसको लिख लेना बेटा, क्योंकि मैं इतनी हर बार इतना लंबा नहीं लिखूंगा ना, तो ये आपका SNCPC है। तो कंप्लेन कर सकता है वो आके SNCPC में, कंप्लेन इन। अगर बच्चे को कभी भी लगता है कि उसके किसी अधिकार का हनन हुआ है तो वो आके कंप्लेन कर सकता है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 33। अगर उसको लगता है कि SNCPC में मेरी कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो इसको जो SNCPC है इसको मॉनिटर करने के लिए एक एडवाइजरी कमीशन बनाया गया, नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया गया, जो कि बच्चों के हितों के बारे में सोचेगी। नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया गया। और इस जो आपका नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया गया, इसका हेड कौन होगा ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो एजुकेशन मिनिस्टर इसका हेड होता है। नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया गया जिसको बोला जाता है NAC, और इसका जो हेड होता है वो होता है आपका एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर जो है आपके वो NAC के हेड होते हैं। और बच्चों का टोटल सुपरविजन करने के लिए, बच्चों के हितों के बारे में सोचने के लिए इस NAC का डेवलपमेंट किया गया, जिसका हेड है आपके एजुकेशन मिनिस्टर। सेक्शन 34 जो है आपका वो बात करता है इसके मेंबर्स के बारे में, NAC में कौन कौन मेंबर होंगे। सेक्शन 34 जो है ये बात करता है मेंबर्स ऑफ NAC में, तो इसमें टोटल 15 मेंबर होंगे इंक्लूसिव ऑफ योर एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि इसको हेड करते हैं। मेंबर्स ऑफ NAC, तो टोटल 15 मेंबर होंगे इसमें, टोटल 15 मेंबर। हेड एजुकेशन मिनिस्टर ही होंगे, शिक्षा मंत्री इसके हेड होंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 34। इसके बाद आपका जो ये हो गया आपका बेटा चैप्टर 6, 31, 32, 33, 34, ठीक है, 34 तक हो गया आपका ये चैप्टर 6। अब इसके बाद हम लोग को 38 पढ़ना है, 4 और बचते हैं, तो वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 7 में, जो कि मिसेलनियस है आपका। ये लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 7, जो कि आपका क्या है, यह है आपका मिसेलनियस। ये हो गया आपका मिसेलनियस। इसमें आएगा आपका सेक्शन 35 से लेकर के सेक्शन 38 तक। सेक्शन 35 से लेकर के 38 तक इसमें समय समय पर गाइडेंस मिलेगी सबको, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो बच्चे हो, सबको समय समय पर गाइडेंस, समय समय पर गाइडेंस मिलेगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 36 आता है। सेक्शन 36 जो है आपका ये बात करता है कि अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपको दंड मिलेगा। गलत तरीके के लिए दंड, गलत तरीके पर दंड का प्रावधान है। सेक्शन 37 जो है आपका, जो आपका सेक्शन 37 है, ये कहता है सरकार के खिलाफ आप कभी भी मुकदमा नहीं कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 38। सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं, और जब चाहे सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। अमेंडमेंट पावर टू गवर्नमेंट,
जो आपका सेक्शन 38 है, ये सरकार को ये पावर देता है कि सरकार जब चाहे तब इसमें संशोधन कर सकती है, यानी कि संशोधन का अधिकार अभी भी सरकार के पास है। वो जब चाहे समय के साथ इसमें कोई भी संशोधन कर सकती है। तो समय समय पर गाइडेंस की बात किया गया है सेक्शन 35 में। सेक्शन 36 में गलत तरीके पर दंड की बात हुई है। सेक्शन 37 में सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं आप। अमेंडमेंट पावर टू गवर्नमेंट दिया गया है, यानी कि सरकार के पास इसमें संशोधन करने का पावर है। तो सेक्शन 38 है वो आपका। तो इस तरीके से आपने क्या क्या देखा है एक बार जरा फिर से देखिएगा। बहुत ही तेजी के साथ मैंने कोशिश की है आपको ये समझाने की। सबसे पहले बात किया था हमने आरटीई एक्ट 2009 की, जिसमें हमने कंप्लीट फैक्ट्स को लेने की कोशिश की थी। सबसे पहले इसका पूरा नाम बताया, उसके बाद मैंने कितने एज के बच्चों को इसमें कवर किया गया है, इसका इन्फोर्समेंट कौन हुआ, कौन उस समय प्रधानमंत्री था और कौन राष्ट्रपति था। उसके बाद हमने बात किया था आरटीई एक्ट में एक शेड्यूल 7 चैप्टर और 38 सेक्शन है। 86 अमेंडमेंट 2002 से इसको शामिल किया गया था। आर्टिकल 21 में इसको जगह दी है। इंडिया 135वां देश है आरटीई लाने वाला। इसके बाद हमने चैप्टर 1 की शुरुआत किया, चैप्टर 2 बताया मैंने आपको, चैप्टर 3 बताया है मैंने आपको, एक एक सेक्शन डिटेल में कवर हुआ है। चैप्टर 4 बताया है मैंने आपको। उसके बाद आपका चैप्टर 4 खत्म हुआ सेक्शन 28 पे, और सेक्शन 28 कहाँ गया, ये आ गया सेक्शन 28। उसके बाद चैप्टर 5 क्यूरिकुलम की बात किया है हमने। उसके बाद चैप्टर 6 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बात किया है। उसके बाद चैप्टर 7 जो आपका वो मिसेलिनियस है, यानी कि उसमें कंप्लीट मिक्सअप बताया गया है पूरे आरटीई एक्ट का। तो इस तरीके से आपने काफी तेजी के साथ बहुत ही कम समय में अपने इस वाली क्लास में कंप्लीट आरटीई एक्ट को जान लिया। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा आरटीई एक्ट को लेकर के, क्योंकि अब इसके सिवाय खुद उसमें लिखा भी नहीं है कुछ। तो आई होप कि ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, चीजें आपको बढ़िया से समझ में आई होंगी। इसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है क्या, तो जिसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कोच 1। उससे जरूर जुड़िए और पीडीएफ रखिए अपने पास। एग्जाम कोच 1 नाम है टेलीग्राम चैनल का। अगर इन केस कोई दिक्कत, कोई परेशानी, टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 7311174888 ये वाला नंबर याद रखिएगा। आपको हमेशा 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगा। चाहे आप कॉल करिए, चाहे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल और व्हाट्सएप पे ये नंबर आपके लिए हमेशा आपकी सहायता में सदैव तत्पर रहेगा, कॉल और व्हाट्सएप। आई होप कि आज की क्लास आप सभी को बहुत बेहतरीन लगी होगी। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।